Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another lecture in electrical machines. So this is our lecture number 4. So आज के लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे जो डीसी जनरेटर है उसके हवाले से। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था लेक्चर 2 में कि आपका जो डीसी जनरेटर है, लेट्स सपोज दिस इज डीसी मशीन। सो इसमें आप लोगों के पास बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। दिस वन इज आर्मेचर एंड दिस इज व्हाट दिस इज फील्ड वाइंडिंग। सो फील्ड वाइंडिंग के आपके पास दो टर्मिनल्स आ जाते हैं, आर्मेचर के भी दो टर्मिनल्स आ जाते हैं। तो अब अगर जनरेटर के केस में इन जो चार टर्मिनल्स हैं इनके साथ आप क्या करते हैं, अगर इस फील्ड वाइंडिंग को आप सेपरेटली एक्साइटेड करते हैं, ठीक है, तो दिस विल बी कॉल्ड ए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। और अगर इन फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग को आप सीरीज़ में जोड़ते हैं, सो दिस विल बी योर सीरीज़ जनरेटर। अगर पैरेलल में जोड़ते हैं तो दिस विल बी योर शंट जनरेटर। और सीरीज़ और पैर यानी आर्मेचर वाइंडिंग का कुछ पोर्शन जो है वो सीरीज़ में जोड़ते हैं, कुछ आप पैरेलल में जोड़ते हैं, तो उसको हम कंपाउंड वाउंड मशीन कहते हैं। सो सेल्फ एक्साइटेड के केस में मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका जो ये मैग्नेटिक पोल्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स जो है, ये जो पोल जिस मटेरियल से बने हुए हैं वो मटेरियल इस तरह का होना चाहिए कि इसमें हाई रिटेनिटिविटी हो। तो वो हाई रिटेनिटिविटी जो है वो लॉन्गर टाइम्स तक अपने अंदर जो है एक मैग्नेटिक फ्लक्स, एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिटेन रखता है। और यहाँ पे यानी विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जब आप सेल्फ एक्साइट की बात करते हैं तो आपका जो आर्मेचर और फील्ड के जो कनेक्शंस हैं, लेट्स सपोज वो सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो जब वो सीरीज़ में लगे होंगे तो क्या होगा कि इसको जब आप रोटेट करेंगे तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से यहाँ पे कुछ फ्लक्स होगा इन फोल्ड्स के ऊपर, ठीक है। जब आप इसको रोटेट करेंगे तो ये जो थोड़ा सा फ्लक्स था ये इस आर्मेचर कंडक्टर को कट करेंगे, इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और चूंकि ये सीरीज में कनेक्ट है तो इस पर कोई लोड भी होगा, ये इसकी वजह से करंट फ्लो होगा। और वो करंट जो है ये सीरीज में कनेक्ट है तो सेम अमाउंट ऑफ करंट जो है वो आपके फील्ड वाइंडिंग में भी फ्लो करेगा। और जब फील्ड वाइंडिंग में फ्लो करेगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, इसमें फ्लक्स जो है बढ़ जाएगा और इसी हिसाब से जितना फ्लक्स बढ़ेगा उतना ज़्यादा ईएमएफ जो है वो रिड्यूस्ड होगा। So the concept behind self-excited generator or motor is residual magnetism. अगर आप लोगों के पास residual magnetism है तो you will have self-excited connections, ठीक है। So DC generator normally या तो separately excited होते हैं या आपके पास self-excited होते हैं। So ये आप लोगों के पास जनरेटर का इक्विवेलेंट डायग्राम है कि सेपरेटली एक्साइटेड केस में एक्चुअली दिस रिप्रेजेंट योर आर्मेचर। ये यहाँ देखिए जहाँ पे एरो का निशान है, तो दिस इज योर आर्मेचर, आर्मेचर इज सेपरेट, दिस इज योर फील्ड वाइंडिंग एंड दिस इज सेपरेट, दिस इज अ करंट कंट्रोल रेजिस्टर, ठीक है। यहाँ पे रियोस्टेट होता है या कोई वेरिएबल रेजिस्टर होता है जिसको आप चेंज करने से आप लोगों के पास फील्ड करंट की एक्साइटेशन को एक्चुअली आप इस वेरिएबल रेजिस्टर से चेंज कर सकते हैं। This is self-excited. So when we are talking about self-excited, तो आपके पास अगर आर्मेचर का और फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन जो है वो सीरीज में लगा हुआ है तो दिस विल बी सीरीज वाउंड। अगर ये पैरेलल में लगा हुआ है तो दिस विल बी पैरेलल वाइंडिंग। और अगर फील्ड वाइंडिंग का कुछ पोर्शन जो है वो इस तरह लगा हुआ हो, ठीक है, कि आर्मेचर के सीरीज में भी लगा हो, पैरेलल में भी लगा हो, तो उसको हम कंपाउंड वाउंड कहते हैं। फिर आगे कंपाउंड वाउंड जो है वो लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट में है। लॉन्ग शंट में कनेक्शन इस तरह होगा, शॉर्ट शंट में इस तरह होगा, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट सेपरेटली एक्साइटेड एंड सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर्स। So now let's go towards some numerical problems. So numerical problem जो है सर्किट एनालिसिस का कोर्स अगर आप लोगों ने पढ़ा है
if you can apply Kirchhoff voltage law, Kirchhoff current law and Ohm law, so this will be very easy for you. यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि यू हैव शंट जनरेटर्स और आउटपुट पे वो 450 एम्पेयर करंट देता है, 230 वोल्टेज जो है आपको ये टर्मिनल पे देता है, ठीक है, आउटपुट पे। इसका जो शंट फील्ड का जो रेजिस्टेंस है और आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है वो 50 ओम एंड 0.03 ओम है। इसका जो जनरेटेड ईएमएफ है वो आप लोग कैलकुलेट करें। सो दिस इज वेरी सिंपल। जनरेटेड ईएमएफ जो है वो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को कितना दे रहा है, 230 वोल्ट दे रहा है। तो चूंकि ये टर्मिनल जो है इस आर्मेचर के साथ पैरेलल में है तो यहाँ पे भी 230 वोल्ट होगा और यहाँ पे भी 230 वोल्ट होगा, ठीक है, क्योंकि पैरेलल में है। अब अगर यहाँ पे 230 वोल्ट है तो आर्मेचर का अपना रेजिस्टेंस है, वो कितना रेजिस्टेंस है, दैट इज 0.03 ओम। तो आर्मेचर का जो अपना 0.03 ओम है, ठीक है, आर्मेचर जितना ईएमएफ जनरेट कर रहा है उसमें क्या हो रहा है, उसमें आर्मेचर के ऊपर जो लॉसेस है, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस है ना 0.03 ओम, वो लॉसेस निकाल के आपके पास 230 वोल्ट आ जाता है। तो आपके पास आर्मेचर कितना जनरेट कर रहा है, ये क्वेश्चन दोबारा आप सुन लें कि अगर आपके पास आर्मेचर से लॉसेस निकाल, जो जितना जनरेट हो रहा है उससे अगर लॉसेस निकाल ले तो आपके पास कितना बन रहा है, 230 वोल्ट बन रहा है। तो आप मुझे बताएं कि आर्मेचर जो है वो कितना ईएमएफ जनरेट कर रहा है। तो सिंपल आप लोग के भी रिप्लाई करेंगे कि यहाँ पे आर्मेचर वोल्टेज जनरेट कर रहा है, यानी जनरेटेड वोल्टेज या जनरेटेड ईएमएफ जनरेटेड बाय द आर्मेचर प्लस लॉसेस, उसके साथ आप लॉसेस प्लस करें, सो दिस विल बी इक्वल टू 230 वोल्ट, ठीक है। सॉरी, लॉसेस आप माइनस करें, सो दिस विल बी इक्वल टू 230 वोल्ट। तो अब लॉसेस कितनी हो रही है, V इज इक्वल टू आई आर। आर हमारे पास है लेकिन हमें आर की आई करंट की जरूरत है, आर्मेचर से कितना करंट जो है वो निकल रहा है। तो आर्मेचर से जो करंट निकल रहा है वो आपके पास यहाँ पे ये आर्मेचर है, इससे करंट निकल रहा है, तो 450 एम्पेयर करंट इधर आ रहा है और कुछ करंट जो है इधर आ रहा है। अब हमने ये जो शंट करंट है ये हमने फाइंड करना है। तो शंट पे आपके पास क्योंकि ये पैरेलल में लगा है तो 230 वोल्ट इधर है, 230 वोल्ट यहाँ भी है, 230 वोल्ट यहाँ भी है। तो 230 वोल्ट को 50 से डिवाइड करें तो यू विल गेट शंट, यानी शंट करंट कितना है, 4.6 एम्पेयर है। तो अगर 4.6 एम्पेयर यहाँ जा रहा है, 450 एम्पेयर यहाँ जा रहा है, तो इट्स मीन कि आर्मेचर का जो करंट है वो कितना है, वो आपके पास है 454.6 एम्पेयर। अच्छा, अब आर्मेचर से करंट निकल रहा है 454.6 एम्पेयर और आर्मेचर का रेजिस्टेंस कितना है, 0.03 ओम है। तो आर्मेचर की रेजिस्टेंस और 454.6 एम्पेयर करंट है, उनको मल्टीप्लाई करें तो आर्मेचर के ऊपर जो ड्रॉप है वो आपको मिल जाएगा कि आर्मेचर के ऊपर लॉसेस कितने हैं इस रेजिस्टेंस की वजह से, 13.6 वोल्ट है, ठीक है। तो आर्मेचर में जितना ये इंड्यूस हो रहा है उसमें आर्मेचर के ऊपर लॉसेस कितना है, 13.6 वोल्ट है। तो ये लॉसेस निकाल के आपको 230 वोल्ट मिल रहा है। तो 230 वोल्ट के साथ इस लॉसेस को ऐड करो, सो यू विल गेट द जनरेटेड ईएमएफ बाय द आर्मेचर। कि आर्मेचर आपको कितना दे रहा है, 243.6 वोल्ट्स, ठीक है। सो दिस वाज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, कि अगर आप लोगों को सर्किट एनालिसिस का कोर्स अगर आप लोगों ने पढ़ा है, अगर आप लोग केवीएल, केसीएल और ओहम लॉ आप अप्लाई कर सकते हैं, देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस सर्किट। So now let's move toward another example. So in this example again we have a long shunt compound generator. तो long shunt compound generator का ये डायग्राम आप बना लें। अब इन डायग्राम को आप लेबल करें। यहाँ पे आपको बताया गया है कि long shunt compound generator delivers a load current of 50 एम्पेयर, यानी लोड को करंट कितना मिल रहा है, 50 एम्पेयर। सो ये आपके पास 50 एम्पेयर हो गया
और लोड को जो वोल्टेज मिल रहा है वो 500 वोल्ट्स मिल रहा है। ये कह रहा है कि इसका आर्मेचर सीरीज फील्ड और शंट फील्ड रेजिस्टर कितने, आर्मेचर कितना है, दैट इज 0.05 ओम। इट हैज आर्मेचर, आर्मेचर का रेजिस्टर है 0.05 ओम। आर्मेचर की सीरीज में जो शंट सीरीज फील्ड है वो कितना है, 0.03 ओम है, और जो शंट फील्ड है वो कितना है, 250 ओम है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि कैलकुलेट द जनरेटेड वोल्टेज इन द आर्मेचर करंट, यानी यहाँ पे कितना जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो फाइंड करें। ठीक है, और आप जो है आर्मेचर करंट फाइंड करें। सो दिस इज वेरी सिंपल कि दिस इज 500 वोल्ट। ठीक है, सो यहाँ पे भी 500 वोल्ट होगा, यहाँ पे भी होगा। सो यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे I कितना आ रहा है, V डिवाइड बाई R। So V is 500 volt and R is 250 ohm, तो शंट जो है वो 2 एम्पेयर करंट ड्रा कर रहा है। ठीक है, 50 एम्पेयर आपके पास लोड की तरफ जाता है, 2 एम्पेयर शंट की तरफ जाता है, तो इट्स मीन कि आर्मेचर करंट कितना है, दैट इज 52 एम्पेयर। अब ये जो 52 एम्पेयर है उसमें 0.05 ये 52 एम्पेयर करंट जो फ्लो करेगा तो 0.05 ओम के रेजिस्टेंस पे ड्रॉप होगा और 0.03 ओम के रेजिस्टेंस पे ड्रॉप होगा। तो इन दो के ऊपर ड्रॉप्स को आप फाइंड करें, 500 वोल्ट के साथ इसको ऐड करें, सो यू विल गेट द जनरेटेड ईएमएफ। ठीक है, सो दो ड्रॉप्स हैं, 52 एम्पेयर जो है वो 0.03 रेजिस्टेंस पे से जब फ्लो करेगा तो 1.56 वोल्ट होगा। ठीक है, और जब ये 0.05 के साथ होगा तो 2.6 होगा। ठीक है, तो अच्छा ब्रशेस पे भी ड्रॉप हो रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए अलाउ 1 वोल्ट पर ब्रश पर कंटेक्ट ड्रॉप, यानी ब्रशेस पे भी 1 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं, तो 2 ब्रशेस है तो 2 वोल्ट जो है वो ब्रशेस पे भी हो रहे हैं। तो 500 के साथ सारे लॉसेस जो है, तीनों लॉसेस आप मिला लें, सो यू विल गेट 506 वोल्ट। ठीक है, 506.16 वोल्ट। ये इतना जो है, इतना आर्मेचर में ईएमएफ जो है वो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन चूंकि आर्मेचर की अपनी रेजिस्टेंस है और जो उसके साथ सीरीज में फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड है उसकी अपनी रेजिस्टेंस है, ब्रशेस के ऊपर भी ड्रॉप हो रहा है, तो वो सारे लॉसेस निकाल के यहाँ पे आपके पास कितना बच रहा है, 500 वोल्ट। सो दिस वाज अनदर सिंपल एग्जांपल जहाँ पे शंट की बजाय लॉन्ग शंट जो जनरेटर था वो आप लोगों के पास दिया गया था। अच्छा, पिछला जो केस था वहाँ पे हमें टर्मिनल वोल्टेज गिवन था। ठीक है, मतलब एक जनरेटर जो था वो डिज़ाइन किया गया था। पिछले जो दो एग्जांपल है और ये जो भी हम पढ़ेंगे इसमें डिफरेंस है। पहले दो एग्जांपल के केस में एक जनरेटर जो था वो चल रहा था, उसका टर्मिनल वोल्टेज जो है वो हम मेजर कर रहे थे, टर्मिनल पे जो हमें करंट मिल रहा था वो भी हम मेजर कर रहे थे। वहाँ पे हमें रेजिस्टेंस का भी पता था कि शंट का इतना रेजिस्टेंस है, और उसके बाद सारी कैलकुलेशन के बाद जो है वो जनरेटेड ईएमएफ जो है हम फाइंड करते थे। यहाँ पे ये जो जनरेटेड ईएमएफ है ये डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, यानी अगर आप जो है एक जनरेटर जो है डिज़ाइन करना चाहते हैं, ठीक है, आपने उसमें कुछ नंबर ऑफ कंडक्टर्स लगा लिए, आर्मेचर के ऊपर आपने वायरिंग कर ली, नंबर ऑफ पोर्ट्स लेट सपोज आपने 4 रख लिए। ठीक है, फिर जो है आप कहते हैं कि मेरा जो जनरेटेड ईएमएफ है वो 200 वोल्ट्स होना चाहिए, तो अगर मुझे ये जनरेटेड ईएमएफ मुझे चाहिए तो उसके लिए मैं अपने आर्मेचर को किस स्पीड से रोटेट करूँ। ठीक है, सो ये जो हम अभी पढ़ेंगे ये डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वोल्टेज चाहिए, जनरेटेड ईएमएफ चाहिए, तो आप लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसको आप किस स्पीड से रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, सो नॉर्मली जब आप लोगों के पास जब आप जनरेटर डिज़ाइन कर लेते हैं तो Z नॉर्मली कांस्टेंट होता है, P जो है वो भी कांस्टेंट होता है, A भी कांस्टेंट होता है। आप जो है इन को वेरी कर सकते हैं, इन और जो फाई है फ्लक्स है ये दोनों चेंज हो सकते हैं। बाकी टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स चेंज नहीं हो सकते वंस द जनरेटर इज डिजाइन। नंबर ऑफ जनरेटर पोल्स और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स जो है ये चेंज नहीं हो सकते। आप सिर्फ रोटेशन को चेंज कर सकते हैं, आप फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं,
तो फ्लक्स और रोटेशंस को जब आप चेंज करते हैं तो उससे आप ई भी चेंज कर सकते हैं। सो आपके पास जो इंटरनली जनरेटेड ईएमएफ है उनका इक्वेशन क्या है कि EG इज इक्वल टू 5Zn डिवाइड बाई 60 इनटू P बाई A। So we don't need to go in the derivation of this equation due to some complexities and due to waste of time. We don't need to know that from where this equation comes. We have only to use this equation, we have to only utilize this equation in our computations. So here EG represents the generated EMF in the armature, phi represents the flux per pole, Z represents the total number of conductors armature, N represents the rotation, the revolutions per minute RPM, 60 is a constant, P represents the number of generated poles, and A represents the number of parallel paths. Keep in mind that the value of A will be always equal to 2 in case of wave wound generator, and it will be equal to the number of poles in case of lap wound generators. Okay? So you have to keep in mind these important things, and you have to memorize the formula. Maybe I will give you the formula in exam, but probably the chances are very less. So now it comes to a simple example utilizing the previous equation. So we have a 4-pole generator having wave wound armature. So the armature is wave wounding, so it means the number of parallel paths, meaning the value of A is equal to 2. It has 51 slots containing 20 conductors, 51 slot, and every slot containing 20 conductors. So the total number of conductors is 51 into 20. Total number of conductors how much? 51 into 20. Because you have 51 slots and every slots contain 20 conductors, so the total number of conductors are 51 into 20. What will be the voltage generated in the machine when driven at 1500 RPM, assuming the flux per pole to be 7 milliweber? So all the data is given, flux is given, number of conductors are given, speed is given, number of poles are 4, and number of parallel paths, as it is a wave wound generator, so A will be true. So putting all these values in this equation and compute, so it will comes out that 178.54. So if these are the specification of a generator and you are going to run this generator at 1500 RPM, so the generator EMF will be 178.5 volt. So this was another simple example. Now let's move toward another example. So this is a very good example. Actually, this example demonstrates that if you required same voltage from the lap winding and wave winding, then at the cost of reduction in speed, you can obtain the voltage, the same voltage from the wave wound generator. Okay, so you have 8-pole DC generator, so number of poles 8. It has 50 armature conductors, so number of Z is equal to 500, and useful flux phi is equal to 0.05. What will be the EMF generated? So you have to find the EG. If it is lap connected, so in case of lap connected, A will be equal to 8. Okay. And runs at 12,000 RPM, so N is given. So you have to calculate EG. So by utilizing the previous equation, EG is equal to 5Z divided by 60 in P divided by A. Okay. So by utilizing this equation, we can obtain E is equal to 500 volt. Okay. So now if it is a wave wound generator, so what will be the speed if we are obtaining the same generated voltage, that is 500 volt? So यहाँ पे P जो है 8 है, A आपके पास 2 हो जाएगा, ठीक है? A आपके पास क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि A is your number of parallel paths
तो पैरेलल पास लेफ्ट वाइंडिंग के केस में नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होते हैं और वेव वाइंडिंग के केस में ये आपके पास किस चीज के बराबर होते हैं. So you have to put all the data in this equation. This is the equation. आपने सारा डेटा इस इक्वेशन में डाल देना है. ठीक है, दिस इज द इक्वेशन. ठीक है, इस इक्वेशन में डाल देना है. आपको सारी चीजें गिवन है. फ्लक्स गिवन है, जी गिवन है, एन गिवन है, पी गिवन है, ए गिवन है. आपने ईजी फाइंड करना है. तो ईजी आप लोगों के पास कितना आ गया? 500 वोल्ट आ गया पहले पार्ट में. दूसरे पार्ट में आप लोगों से ये पूछा गया है कि आप स्पीड कैलकुलेट करें अगर ये जनरेटर जो है वेव बाउंड हो और उससे हम 500 वोल्ट्स लेना चाहते हैं. तो अगेन वही चीज़ें पुट करें और यहाँ पे एन आप कंप्यूट कर लेंगे. सो इट इज़ वेरी सिंपल. Now this is an example of separately excited DC generator. Separately excited generator, the speed is n is given as 1000 rpm और ये आपको 200 एम्पेयर करंट दे रहा है और 125 वोल्ट्स दे रहे हैं. What will be the load current when the speed drops to 800 rpm? ठीक है, आपको कहता है कि फील्ड करंट को चेंज नहीं करना. तो जब फील्ड करंट जो है चेंज नहीं होगा तो इट्स मीन कि फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा. देखिए आपके पास Eg के ये इक्वेशन है. Eg इज इक्वल टू 5Zn डिवाइड बाय 60p/A. ठीक है, सो पहले केस में आप लोगों को जो जनरेटेड वोल्टेज है वो कितना मिल रहा है? ये आप लोगों को 125 वोल्ट मिल रहा है. ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे 125 वोल्ट मिल रहा है. ठीक है, लेकिन जनरेटेड ईएमएफ कितना होगा? वो आर्मेचर का रेजिस्टेंस कितना है? आर्मेचर का रेजिस्टेंस है 0.04. तो 200 एम्पेयर जो है जब ये 0.04 रेजिस्टेंस पे ड्रॉप करेगा तो वो कितना करेगा? ये करेगा 200 × 0.04. ठीक है, और ब्रश के ऊपर जो ड्रॉप है वो कितना है? जस्ट अ मिनट. ब्रश के ऊपर ड्रॉप है 2 वोल्ट्स. तो ब्रश के ऊपर 2 वोल्ट का ड्रॉप और इसका जो इंटरनल लॉस है वो कितना है? वो आपके पास 200.04. तो ये Eg के साथ इस 125 टर्मिनल वोल्टेज के साथ मिलाए तो यू विल गेट 135 वोल्ट. तो इस केस में आपके पास जो जनरेटेड ईएमएफ है वो 135 वोल्ट है. ठीक है, अब आप लोगों से बताया गया कि स्पीड अचानक जो है वो कम हो गया. पहले स्पीड कितना था? 1000 आरपीएम था. अब स्पीड जो है वो कितना हो गया? 800 आरपीएम हो गया. सो जब स्पीड कम हो गया तो उस केस में फिर आप लोग जो है जनरेटेड ईएमएफ आप लोग कैलकुलेट करें. सो उस केस में आप जनरेटेड ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल. देखिए जनरेटेड ईएमएफ का ये इक्वेशन है कि Eg इज इक्वल टू 5Zn 60 × p/A. ठीक है, अच्छा पहले केस में Eg1 इज इक्वल टू 5(1)Z1n1 डिवाइड बाई 60 p/A. Eg2 क्या होगा? 5(2)Z2n2. अब ये सारी चीजें कांस्टेंट है. 5(1) कांस्टेंट है. क्यों? क्योंकि फील्ड करंट कांस्टेंट है. ठीक है, Z कांस्टेंट है, नंबर ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट है, Pa ये सारी चीजें कांस्टेंट है. सिर्फ आपका जो N1 है और N2 है वो वेरी कर रहा है. यानी Eg1 इज इक्वल टू N1 and Eg2 is equal to N2. ठीक है, Eg1 is equal to what? N1 and Eg2. अब इधर अगर Eg1 का ये इक्वेशन हो गया, Eg2 का ये हो गया. ठीक है, अब Eg2 को Eg1 पे डिवाइड करें तो चूंकि फ्लक्स φ1 और φ2 सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा. Z1 और Z2 सेम है तो कैंसिल हो जाएगा. P/A के साथ कैंसिल हो जाएगा. 60 से के साथ कैंसिल हो जाएगा. सो यू विल गेट व्हाट? Eg2 N2 डिवाइड बाय Eg1 N1. सो यू हैव टू फाइंड Eg2. सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय Eg1. तो यहाँ पे Eg1 मल्टीप्लाई करें. सो N2 कितना है? N2 800 है डिवाइड बाय N1 1000 है. Eg1 135 है. सो यू विल गेट Eg2. It comes out to be 108 वोल्ट. ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 108 वोल्ट आ जाएगा. सो
ये अब साफ नहीं हो रहा, इसको किसी और तरीके से साफ करें, इसको रहने दें। अच्छा, सो दिस वाज ऑल अबाउट द जनरेटेड ईएमएफ, ठीक है। सो अगर आपके पास स्पीड जो है वो ड्रॉप हो जाता है तो द जनरेटेड वोल्टेज जो है वो आपके पास ड्रॉप हो जाएगा और 135 से कहाँ पे चला जाएगा, 108 पे चला जाएगा। This is a new concept relevant to the leakage coefficient, ठीक है। सो लीकेज कोएफिशिएंट जो है एक नई टर्म है, टोटल फ्लक्स और वर्किंग फ्लक्स। सो टोटल फ्लक्स आप लोगों को गिवन है कि 0.0145 है, लेकिन इसमें कुछ लीकेज फ्लक्स भी होता है, तो आपसे पूछा गया कि लीकेज कोएफिशिएंट कैलकुलेट करें, ठीक है। आप ये जो इक्वेशन है A=5Zn/60P/A इसको यूटिलाइज करें और इससे फ्लक्स निकालें। तो देखिए 4 पोल है तो P आपको गिवन है, P की जगह 4 पुट करेंगे, रन इन 750, इनकी जगह कितना पुट करेंगे 750, ईएमएफ कितना जनरेट कर रहा है 240, यहाँ पे 240। द आर्मेचर इज वेव कनेक्टेड, तो वेव कनेक्टेड A=2 एंड है 790 कंडक्टर, Z की जगह 790 हो जाएगा। तो फ्लक्स फाइंड कर, फ्लक्स जब आपने फाइंड किया तो कितना आ गया 0.0121 आ गया, ये वर्किंग फ्लक्स है, ये टोटल फ्लक्स है। तो टोटल फ्लक्स और वर्किंग फ्लक्स का रेशो निकाला, सो दिस इज लीकेज कोएफिशिएंट, ठीक है। सो इसमें सच कोई घबराने की बात नहीं है, यू कैन कैलकुलेट इट वेरी इजीली। सो दिस इज द लास्ट एग्जांपल of this lecture. You have a 4-pole leg wound DC shunt generator, has a useful flux per pole of 0.07 Weber. The armature winding consists of 220 turns, each of 0.004 ohm resistance. Calculate the terminal voltage when running at 900 RPM. Armature current is 50 ampere. So this is the formula. This is the formula, okay, EG. So you have to calculate the generated EMF, okay. Then from the generated EMF, you have to find out the terminal voltage, okay. So terminal voltage क्या होगा कि यहाँ पे जो EMF जनरेट हो रहा है उससे लॉसेस निकालो। कौन कौन से लॉसेस निकालो? आर्मेचर के ऊपर लॉस हो रहा है और ब्रशेस का लॉस ये कह रहा है कि नेग्लेक्ट कर दो, तो जनरेटेड ईएमएफ निकालो, उससे ब्रश आर्मेचर का लॉस माइनस करो, सो यू विल गेट द टर्मिनल वोल्टेज, ओके। एंड वी हैव टू कैलकुलेट द टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकालेंगे? यहाँ जनरेटेड ईएमएफ निकालो और उससे आर्मेचर का जितनी रेजिस्टेंस है उस पर जो लॉस हो रहा है वो निकालो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा। सो EG इज इक्वल टू व्हाट 5Zn/60P/A। तो फ्लक्स आपके पास कितना है 0.07 है, Z कितना है, यू हैव 220 कंडक्टर्स, यू हैव 220 टर्न्स, ठीक है। तो 220 टर्न्स और एक टर्न में 2 कंडक्टर है, सो यू विल गेट 440 टर्न्स। ये इन्होंने पूरी कैलकुलेशन में गलती की है, 440 है, ठीक है, इधर 440 लिखा हुआ है। और इन जो है स्पीड कितना है, स्पीड इज 900 RPM, सो यहाँ 900 RPM पुट करने डिवाइड बाई 60, और ये चूंकि लेग बाउंड है तो P नंबर ऑफ पोल्स भी 4 है और नंबर ऑफ पैरेलल पास भी 4 है, इसको कंप्यूट करें, सो यू विल गेट 462 वोल्ट। सो दिस इज द जनरेटेड ईएमएफ। अब आर्मेचर का रेजिस्टेंस जो है वो आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। सो टोटल कंडक्टर्स कितने हैं, 220 टर्न्स है। सो हर एक टर्न का रेजिस्टेंस कितना है 0.04 है, तो 220 टर्न्स को 0.04 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है 0.88 है। अब आपके पास नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स कितने हैं, 4 है, यानी हर एक पाथ में आपके पास कितना आएगा 0.22 ओम का रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि टोटल का 0.88 है, आपके पास नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स जो है वो कितने हैं 4 है, तो हर एक पाथ का 0.22 आएगा, ठीक है। सो जब आपके पास हर एक पाथ का 0.22 आएगा तो हर एक पाथ में कितने
कंडक्टर्स है, हर एक पाथ में 4 कंडक्टर्स है, ठीक है। सो जब आपके पास हर एक पाथ में 4 कंडक्टर्स है तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस कितना होगा 0.055। तो आपके पास आर्मेचर का करंट कितना है 50 एम्पेयर है, 50 एम्पेयर को 0.055 से मल्टीप्लाई करें सो यू विल गेट 2.75 ओम, ठीक है। ये ओम नहीं होगा, सॉरी, ये वोल्टेज होगा। तो आपके पास जितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो कितना है 462 वोल्ट है, उससे 2.75 निकाले सो यू विल गेट 459.25 वोल्ट्स। सो दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि अगर आप लोगों को टर्मिनल वोल्टेज गिवन हो, आप लोगों को आर्मेचर करंट भी गिवन हो, रेजिस्टेंस आर्मेचर का गिवन हो, तो आप लोग जनरेटेड ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं, आप टर्मिनल वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। So these are very important examples, पर MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत important है और इससे आपके फाइनल पेपर में भी कीप इन माइंड कि ऐसे इससे मिलते जुलते आपके पास आएंगे। यानी आई विल गिव अ कम्बिनेशन ऑफ सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बुक से कॉपी पेस्ट नहीं होगा, ये इनोवेटिव क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। मैं खुद से बनाऊंगा, जस्ट आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। सो आज के लेक्चर 4 में इतना ही, जिंदा रहे इंशाल्लाह, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।